स्ट्रक्चर जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, कर संरचना पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए क्या-क्या सवाल बनेंगे हम ये पढ़ते हैं। तो देखिए, नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा जो है नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है, उसे ही तो टैक्स कहते हैं, उसे ही तो कर कहते हैं। सही बात है। सोचिए टैक्स भी हम लोग ही देते हैं। सब कुछ हम लोग लेते हैं, सेवा के लिए हो या सुविधा के लिए हो। सरकार को चलाने के लिए टैक्स हम ही लोग देते हैं। भारत में आयकर जो है टैक्स आया था, सर्वप्रथम कब लाया गया था भारत में? तो हम बताएँगे 24 जुलाई 1860 में आया था। 24 जुलाई 1860 में ये टैक्स आया था, आयकर आया था सर्वप्रथम। अगर और बात करेंगे तो भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मतलब इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। ये भी हम जानते हैं 24 जुलाई क्योंकि 24 जुलाई 1860 को आया था। सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन-से हैं बता सकते हैं? हम जानते हैं आय के सबसे 3 बड़े स्रोत अगर पूछे, तो हम जानते हैं आय का सबसे बड़ा चीज़ है कि 19% इससे फ़ायदा होता है। वस्तु एवं सेवा कर में 18% तो वस्तु और कर में भी और निगम कर जो होते हैं 17% होते हैं, याद रखिएगा। अब बजट जो है ये 2024 और 25 के अनुसार बताया जा रहा है आपको। ठीक है? जो बजट आया था उसके हिसाब से तो आयकर 19%, वस्तु एवं सेवा कर 18%, निगम कर जो है आपका 17%। अवधि जो आएगा वो 25 और 26 के हिसाब से आएगा। ठीक है ना? और बात करते हैं, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन-सा है? तो वित्त मंत्रालय तो है। सरकारी जितने भी व्यय होते हैं, खर्च होते हैं, उसको कंट्रोल करने वाला मंत्रालय का नाम वित्त मंत्रालय है। अच्छा जी, वित्त मंत्रालय है, ये तो बात सही है। और सुनिए, कृषि आयकर की अगर बात करें, ये मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट है इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन को फ़ील करता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को समझता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है। देखे होंगे। तो कृषि आयकर मतलब क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। तो कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लाया गया था? तो हम जानते हैं भाई कृषि आयकर है बिहार में आएगा और कहाँ आएगा? तो बिहार में आया था कब? 1938 में ही आ गया था। इसमें सोचने की बात नहीं है, 1938 में आया था बिहार में। क्या आया था? कृषि आयकर आया था सबसे पहले, है ना? भूलिएगा नहीं। अब शराब की बात हो रही है तो देखिए, शराब पर उत्पाद जो कर होते हैं, टैक्स जो होते हैं, किसके द्वारा लगाया जाता है? तो देखिए राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जाता है, इसलिए बिहार में शराब तो बंद है, लेकिन कहा जाता है कि टैक्स नहीं है, शराब बंद है, लेकिन अब पीने वाले को और बेचने वाले को रोका नहीं जा सकता। कितना भी कीजिए, बेचने वाला बेच ही देता है और पीने वाला पी ही लेता है। तो इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये जो प्रयास है, बहुत ही अच्छी है और चल रही है। और महिलाओं के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा ये काम हुआ है बिहार में, ये मैं मानता हूँ। और बात करते हैं संशोधित मूल्य वर्धित जो कर है, टैक्स है, का संबंध जो है किससे है? तो उत्पादक कर से है। उत्पाद जो टैक्स होते हैं उससे है। और उत्पाद टैक्स में कौन आता है? शराब आता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा पाबंदी किया गया है। तो संशोधित मूल्य वर्धित कर, ठीक है? जो वैल्यूएबल एडेड टैक्स होते हैं ना, उसकी बात हो रही है। चलिए और बात करते हैं। उत्पाद कर में और भी आते हैं, ज़रूरी नहीं कि शराब ही हैं। चलिए आगे बताएँगे। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर होता है, वह क्या कहलाता है? कार जो कराघात कहलाता है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहलाता है। तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहलाएगा क्यों? क्योंकि वास्तविक भुगतान जो होते हैं उसी पॉइंट पर होगा इसलिए। ठीक है? पॉइंट पे होगा, बिंदु पे होगा, उसी के हिसाब से आपका ये होगा। इसीलिए तो घात करेगा। ऐसे याद कर सकते हैं ना? भारत में सबसे पहले पता है मूल्य वर्धित कर, जिसे वैल्यूएबल एडेड टैक्स बोलते हैं, लागू करने वाला राज्य कौन है बता सकते हैं? हरियाणा है। इसमें सोचने वाली बात नहीं है, हरियाणा है भाई, हमारा हरियाणा है, जो कि वर्ष 2005 में ये हुआ था। जैसे हमारा बिहार में शराबबंदी के लिए जानते हैं और बिहार में ही कृषि आयकर सबसे पहले आया था, वो भी 1938 में आया था। तो उसी तरह ये भी आया है, हरियाणा में आया था एक टैक्स जिसका जो है सबसे पहले मूल्यवर्धित जो टैक्स लगा था, जिसे वैल्यूएबल एडेड टैक्स बोलते हैं, तो वो लागू हुआ था हरियाणा में।
कोई दिक्कत तो नहीं, संभवतः समझ गए होंगे। और सुनिए, कोशिश करता हूं कि हर एंगल से मैं आपको समझा सकूं। भारत सरकार के बजट में जो है न्यूनतम वैकल्पिक कर जो होते हैं, जिसे MAT बोलते हैं, मैट बोलते हैं, का समावेश कब किया गया था? तो हम बताएंगे 96 से लेके 97 में किया गया था, मतलब 96 से लेके 97 की बात करता है। चलिए, ये हो गया। तो चलिए और आगे जानते हैं, सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं, बता सकते हैं? तो यह तो हम पढ़ चुके हैं, और भी चलते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पे आते हैं पॉइंट जो हैं उसकी बात करते हैं। तो सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर जो है 30% से घटाकर 22% कर दी गई है। समझ गए? इसके अतिरिक्त इस कंपनियों को जो है न्यूनतम वैकल्पिक कर, जिसे मैट बोलते हैं, MAT बोलिए, से भी छूट दे दी गई है। सोचिए, न्यूनतम वैकल्पिक जो कर होते हैं, टैक्स होते हैं, जिसे मैट बोलते हैं, उस मैट जो है मतलब मिनिमम जो होते हैं ना, वो टैक्स जो है उसमें भी छूट दे दिया गया है। ये समझ गए? और वो भी सितंबर 2019 में कंपनी के लिए, ऐसे याद रखेंगे। ये ज़्यादा नहीं था इम्पोर्टेंट। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत GST परिषद या काउंसिल बोलिए के गठन का प्रावधान किया गया है, बता सकते हैं? तो कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद या आर्टिकल बोल सकते हैं 279A में किया गया है, मतलब 279A में किया गया है। किसकी प्रावधान की गई है? GST काउंसिल का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग की अगर बात करें तो किस प्रकार की संस्था है भाई? तो अर्ध न्यायिक संस्था है। आधा आधा है, पूरा नहीं है, अर्ध न्यायिक है। समझ गए ना? चलिए, ये भी बात है। अब हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट है होता है जो कि बताने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, पॉइंट दे देता है। जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले जो कर होते हैं या कर का जो रेट होता है, रेट में वृद्धि अगर हो जाए तो उसे जो है प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। अगर कर का जो रेट है उसमें वृद्धि होने लगेगा ना, तो समझिएगा कि प्रगतिशील कर प्रणाली कहेंगे उसको। क्लियर हो गए? इससे ज़्यादा नहीं बता सकते उसमें। प्रगतिशील के सही बात है, अगर टैक्स ज़्यादा लगने लगेगा, इस तरह से कुछ ना कुछ तो वृद्धि हो रही है, तभी तो लग रहा है। चलिए, ये बातें हम चलते हैं। कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? डायरेक्ट सवाल पूछता है, ठीक है? तो बताइए कब? तो देखिए, KN राज्य समिति ने 1972 में दिया था। तो KN राज्य समिति ने 1972 में दिया था, कृषि जोत कर का सुझाव दिया था, मतलब टैक्स का बात करते हैं। अगर बात करें पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, क्या है? ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो अधिकतम सीमा अगर पूछा जाए तो 10 लाख रुपया। कितने रुपए? 10 लाख रुपए ये भुगतान आप कर सकते हैं एक्ट 1972 के तहत, वही पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत। अधिनियम पूछ देता है, भारत में आयकर मतलब इनकम टैक्स की शुरुआत जो है किसने की थी? पूरा नाम क्या है? जेम्स विल्सन ने शुरू की थी। क्या शुरू की थी? आयकर शुरू की थी, मतलब इनकम टैक्स की शुरुआत की थी। कहाँ की थी? भारत में की थी, ये हम जानते हैं। और बात करें तो हाँ सुनिए, वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि नहीं करता, तो क्या कहलाता है? तो आयकर कहलाता है, इनकम टैक्स कहलाता है। समझ गए? मतलब वह टैक्स जो क्रेता, विक्रेता नहीं, क्रेता, खरीदने वाला क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट रूप से वस्तु के मूल्य की वृद्धि नहीं करता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? आयकर कहलाएगा, इनकम टैक्स कहलाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से करेगा तभी। समझ गए? प्रत्यक्ष रूप से नहीं। निगम कर, जिसे कॉर्पोरेटर टैक्स बोलते हैं, निगम कर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जिसे कॉर्पोरेटर टैक्स, कॉर्पोरेटर वाले पर लगता है। तो
किस पर लगाया जाता है? तो घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों में लगाया जाता है। जो घरेलू कंपनी होते हैं, जो हमारे भारत में कंपनी है, उस पे भी निगम कर लगेंगे, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, और विदेशी जो कंपनी आते हैं, उस पे भी लगेगा। तो घरेलू हो या विदेशी कंपनी, कंपनी पे तो लगेगा भाई। और कौन सा कर लगेगा? निगम कर लगेगा। ये भी हम जानते हैं। कोशिश करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, और अगर वीडियो पढ़ के जा रहे हैं, तो मैं इतना वादा दे सकता हूँ, भरोसा दे सकता हूँ कि अगर आ गया मेरे क्वेश्चन से, तो ना आपको लिखने की ज़रूरत है, ना पढ़ने की। सिर्फ़ मेरी बातों को सुनने की ज़रूरत है। मैं इतना बार तरीके से बताऊँगा कि आपको याद हो जाएगा। मैं चाहे एक बार ही क्यों बोलूँ या 10 बार बोलूँ, आप अगर सुन के जाते हैं ना, अगर ना याद हो और क्वेश्चन देख के आपको टिक ना लगे, तो आप आके मुझ पे उँगली उठा सकते हैं। अगर आ जाए, टिक लग जाए, तो आके आप एक स्माइल भेज सकते हैं। है कि नहीं? मेरे लिए इतना ही बहुत बड़ी बात है। चलिए, अक्टूबर 2019 अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए जो है निगम कर का आधार दर अगर पूछे, आधार रेट पूछे, तो 25% से घटाकर 15% कर दी गई थी। मतलब कर दी गई, मतलब देखिए अक्टूबर 2019 या उसके बाद जो स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले, देखिए 19 के बाद और 2023 से पहले जो उत्पादन शुरू करने वाली जो कंपनी थी, कंपनियों के लिए जो है निगम जो टैक्स होते थे, निगम टैक्स कॉर्पोरेट, जिसे हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो निगम कर के आधार पर उसका जो रेट था 25% घटाकर 15% कर दी गई है। मतलब 19 के बाद और 23 से पहले 25 से घटाकर कितना कर दिया गया निगम कर? 15%। बजट के अनुसार देखें, 22 और 23 के बजट के अनुसार देखें, तो इस अवधि को 1 वर्ष विस्तारित करके क्या कर दिया गया? 31 मार्च 2024 कर दिया गया। मतलब 22 और 23 का वो जो बजट आया था, उसके हिसाब से 1 वर्ष बढ़ा दिया गया और 31 मार्च 2024 कर दिया गया। और यहीं पे देख लीजिए ब्रैकेट में कि अंतरिम बजट जो है 24-25 में 31 मार्च 2025 कर दिया गया था। अब लीजिए 24-25 के हिसाब से अंतरिम जो बजट आया था, उसके हिसाब से और बढ़ा दिया गया, 31 से 25 कर दिया गया। क्लियर हो गए? तो टैक्स के मामले में थोड़ा-सा ये आप देख सकते हैं, और ये सवाल पूछता है। इकोनॉमिक्स का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर ये देख के जाते हैं तो आपका निश्चित है कि अगर आ गया तो छूटेगा नहीं, ये मैं वादा करता हूँ। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एग्ज़ाम में कौन-सा क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि हम हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन को फ़ील कीजिए, क्वेश्चन को जब अपना समझिएगा, तभी क्वेश्चन आपको अपना समझेगा। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले जो कर हैं, टैक्स हैं, को किस नाम से जाना जाता है? तो सीमा कर के नाम से जाना जाता है, सीमा कर के रूप में जाना जाता है। मतलब कस्टम्स ड्यूटी के रूप में जाना जाता है। और सुनिए, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा जो है किस समिति ने की थी? तो केलकर समिति ने की थी। किसने की थी? केलकर समिति ने की थी। चलो ये बात तो हो गई। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उपकर है। उपकर मतलब, तो हम बताएंगे उपकर है। उपकर मतलब होता है सेसेस, कि सेसेस के बाद है क्या? तो सुनिए, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर, टैक्स के जो आधार होते हैं, पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। सही बात है। अगर नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो आया था, उस पे जो टैक्स लगाए जाते थे, या उस पे जो हम लोग हाईवे पे जो कमाई करते हैं, उसे एक तरह से अन्य कर भी कहेंगे। एक तरह से एक्स्ट्रा कर है ना, तो वो सब जो कर आएँगे, उपकर में आएँगे, और कर में आएँगे तो मतलब सेसेस में आएँगे। सेसेस बोलते हैं उसे, सेसेस टैक्स लगेगा। तो वो एक्स्ट्रा इनकम है। इतनी बात तो हम समझ गए। कितनी बात समझे ये नहीं पता, अब बात जो समझ गए कि सेवा कर हो, बिक्री कर हो, उत्पादन शुल्क हो तथा सीमा शुल्क हो, किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो अप्रत्यक्ष कर में आते हैं, ये हम जानते हैं। 15वें वित्तीय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? बता सकते हैं? तो डॉक्टर एन के सिंह को किया गया था। तो डॉक्टर एन के सिंह को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए थे। अब बताइए 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और भी जानकारी लेते हैं। व्यक्तिगत रूप
क्योंकि करंट अफेयर नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने सिर्फ सवाल किया है, जब करंट अफेयर पढ़ाऊंगा उसमें भी क्लियर कर दूंगा। तो वित्तीयगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर जो टैक्स होते हैं क्या कहलाते हैं? तो सीन कर होता है, याद रखिएगा सीन टैक्स होते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए और समाज के लिए जो हानिकारक जो वस्तु होते हैं या जो भी हम लोग गुटखा हो गया या खैनी किसे बोलते हैं? खैनी बोलते हैं ना? हाँ, खैनी है, बीड़ी हो गए, सिगरेट हो गए, ये सब जो हैं क्या है? हानिकारक चीज़ है। सेवाओं पर लगाया गया या जाने वाला जो टैक्स है उसे हम क्या कहेंगे? सीन टैक्स कहेंगे। चलिए, हानिकारक हो या सेवा के क्षेत्र में लगे वो सब सीन टैक्स में आएगा। धन शोधन मनी लॉन्ड्री, धन शोधन मतलब क्या होता है? अवैध रूप से प्राप्त जो धन है, धन का परिवर्तन ही धन शोधन कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पहली बार जो है, पहली बार क्या है? सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 1994 से 1995 में किया गया था। मतलब 1994 से लेके 95 में किया गया था। क्या किया गया था? सेवा कर शुरू किया गया था पहली बार। कर के मतलब टैक्स के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त जो टैक्स होते हैं क्या कहलाता है? अधिभार कहलाता है। भार तो होगा ही नहीं भाई। अगर मान लीजिए इसके अतिरिक्त अगर कोई टैक्स हम लगाते हैं तो अधिभार ही के रूप में होगा। अधिभार का मतलब होता है सर चार्ज। क्या बोलते हैं? सर चार्ज बोला जाता है इंग्लिश में। चलिए ये समझ गए। अगर मैं बात करूं बजट 2024 और 25 में नई आयकर व्यवस्था के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा कितने रुपए करने की घोषणा की गई है? तो हम बताएंगे 75,000 रुपये की गई है। तो 75,000 रुपये जो किया गया है ये 24-25 के बजट के अनुसार किया गया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा पर किया गया है, ये घोषणा की गई है 75,000 रुपये के लिए। सीमा जो है 75,000 रुपये करने की घोषणा की है, स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा। चलिए ये बात होगी। 15वें वित्तीय आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधन में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 41% है। ये सब स्टैटिक जीके में आ जाएगा क्योंकि ये हमारा बुक से पढ़ाया हुआ है। करंट अफेयर जब पढ़ाऊंगा तो वो आ जाएगा हमारा, जैसे 16 में वित्तीय आयोग बताइए कौन है ना? ये पूछ देगा। चलिए 15वें वित्तीय आयोग ने 15वें जो वित्तीय आयोग है ने केंद्र तथा राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी मतलब टैक्स की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। कितने प्रतिशत? 41%, दोनों को, केंद्र और राज्य को। यह राशि वर्तमान वितरण पूल जो वर्तमान में जो वितरण हुआ है पूल के 42% के स्तर के समान ही है। कितने? 42% के समान के बराबर ही है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के पश्चात नए केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के मद्देनजर रखते हुए 1% की आवश्यक समायोजन भी किया गया है। इसलिए 42% हो गया, नहीं तो 41% के बराबर ही है जो अभी वर्तमान में है। बस जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए 1% का आवश्यक जो समायोजन था वो शामिल किया गया, बस 1%, इसलिए 42% हो गया। आर्थिक मंदी के दौरान, किसके मंदी के दौरान? आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य जो हैं किए जा सकते हैं? तो कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ावा या बढ़ाने की बात करता है, तो ये काम किया जा सकता है। ये आर्थिक मंदी के दौरान किया जाता है, वो भी सरकार द्वारा किया जाता है। कर दरों को कटौती कर देगा भाई, और दूसरी बात सरकारी व्यय जो है उसको बढ़ावा दे देगा। अब मूल्य वर्धित कर जिसे वैल्यूएबल एडेड टैक्स बोलते हैं, जिसे वैट बोलते हैं, जैसे मैट बोलते हैं उसी तरह वैट बोलते हैं, लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी जो है अंतिम है, तो प्रथम कौन था बताइए तो कमेंट बॉक्स में, मैंने बताया है अपना है वो फिल कीजिए। तो यूपी जो है अंतिम राज्य था जो क्या किया था? वैट लागू किया था, मतलब वैल्यूएबल एडेड टैक्स लगाया था। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा, याद रखिएगा क्या है? कनाडा। ठीक है,
तो भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा। जिसे आप बता दीजिए, वैट मॉडल ही बोल दीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर पूछा जाए कि किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी देश ने, तो फ्रांस देश ने लागू की थी, 1954 में लागू की थी। इंपॉर्टेंट है। और सवाल सुन लीजिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, है ना, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी बोलते हैं, कब से लागू है? तो हम बताएंगे 1 जुलाई 2017 से लागू है। कब से है? 1 जुलाई 2017 से लागू है। और सुन लीजिए, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। तो केंद्र का जो वित्त मंत्री होते हैं वो जीएसटी परिषद के, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्य के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं। तो ये सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे जीएसटी परिषद के, ठीक है, सदस्य के रूप में, मेंबर के रूप में रहेंगे। जो केंद्र और राज्य के मंत्री की अगर बात करें, केंद्रीय जो राज्य मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री, प्रतिनिधि जो कहिए, सदस्य के रूप में होते हैं, जिन्हें नामित राज्य शामिल करेंगे। तो कोई कोई राज्य जो है जो उसमें शामिल किया जा सकता है, सब नहीं। काले धन को सफेद मतलब वैध करना, सफेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है, ये हम जानते हैं। अब काला धन को सफेद करना है भाई, तो मनी लॉन्ड्रिंग है, और ये होते रहता है। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लाया गया? तो हम बताएंगे एंजल टैक्स लाया गया। एंजल टैक्स जो है लाया गया था। क्यों लाया गया? तो ये लाया गया आगे तो 2012 में, इसलिए लाया गया क्योंकि मनी जो लॉन्ड्रिंग होते थे उसको रोकने के लिए लाया गया। मतलब काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया जो होती थी वो तो मनी लॉन्ड्रिंग थी, और उसी को रोकने के लिए लाया गया। कौन सा नियम जो कर है, नियम कर चोरी करने वालों की पहचान कराता है? तो गार चोरी करते हैं, मतलब टैक्स को चोरी करते हैं, सॉरी टैक्स को चोरी करते हैं, तो उसको पहचान करने के लिए कौन सा आया? तो गार नियम आया, ठीक है, जिसे हम गार बोलते हैं, GAAR बोलते हैं, जिसे जी से जनरल, ए से एंटी, और ए से वाइडेंस, और आर से रूल, ठीक है, क्लियर। और सुनिए, लेफर वक्र बोलिए या लेफर कर्व बोलिए, क्या प्रदर्शित करता है? तो कर से मतलब टैक्स से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर जो रेट होते हैं के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो लेफर वक्र यही है कि कर जो होते हैं, कर से राजस्व की जो प्राप्ति करते हैं टैक्स से, और कर की जो रेट होती है उसके मध्य संबंध की बात करता है, समझ गए? तो राजस्व की प्राप्ति और कर की जो रेट है उसके मध्य के संबंध की बात करेगा, तो उसे ही लेफर वक्र बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। नहीं, अब एक और सुन लीजिए, नाम सुने होंगे यहाँ पे, क्या सुने होंगे? पाइगोवियन टैक्स सुने होंगे, ठीक है, जिसे हम कर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है पता है? ये है बाजार की जो सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित टैक्स है, उसी को कहा गया है पाइगोवियन टैक्स कहा जाता है। क्लियर? चलिए, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव प्रभाव को आरोपित करता है। प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रगतिशील टैक्स होती है, प्रगतिशील कर की बात करती है। प्रत्यक्ष करों की अगर प्रवृत्ति पूछे तो प्रगतिशील की होगी, अगर प्रत्यक्ष रूप से होगा तो। अप्रत्यक्ष कर की प्रवृत्ति जो होती है, प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ये प्रतिगामी प्रवृत्ति की होती है। अब देखिए, प्रत्यक्ष मतलब है कि भाई जो है साफ साफ बोल देते हैं, हृदय में जो प्रेम है, जो भी भाव है, जो भी टैक्स है, भाई हम इतना रुपया लेते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से बोल दिए, तो भाई प्रगति की हो जाएगा, बुरा भी नहीं लगेगा, हाँ भाई इतना ले रहा है तो डायरेक्ट ले रहा है, भाई चलो जाओ। और अप्रत्यक्ष में क्या है, थोड़ा घुमा के है, कान का पकड़ने का जो हाथ का तरीका होता है कि सीधा पकड़ के, नहीं तो घुमा के कान पकड़िए, तो अप्रत्यक्ष के रूप में हो गया। तो वही है कि प्रतिगामी प्रवृत्ति की होती है, ये हो गया। आप समझ सकते हैं किसी के प्रति, किसी के, अब अर्थ को किसी भी तरह आप तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही जो मैं अर्थ बता रहा हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने घुमाया है। चलिए, भारत में मूल्य वर्धित कर जो वैल्यूएबल एडेड जिसे बोलते हैं टैक्स, तो मूल्य वर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? तो हम बताएंगे
असीम दास गुप्ता समिति के अनुशंसा पे कहिए, उनकी परामर्श पे कहिए की गई थी। ये भी भारत में, जिसे हम बैट बोलते हैं, ये भी बोल दीजिए, ठीक है। असीम दास गुप्ता समिति। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो विवादित कर जो होते थे, जो बहस वाले टैक्स होते थे, राशि का भुगतान करने से है। तो विवादित जो टैक्स हैं उसका राशि जो होता है, पैसा जो होता है उसका भुगतान करने से है, उसी को विवाद से विश्वास योजना संबंधित है। भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्स जो लगता है में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आर जे चेलैया। कौन थे? चेलैया जी थे। चेलैया ऐसे बोला जाता है इनको। तो आर जे चेलैया जो थे वो क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? तो भारत में जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए बनाई गई समिति थी उसके थे। अब बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस, जिसे हम CBDT बोलते हैं, का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1933 में किया गया था, ठीक है। तो वर्ष 1963 में किया गया था। CBDT बोलते हैं। अगर इष्टतम कारोरोपण का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो हम कहेंगे रे मैसे ने किया था। अनु उत्पाद कर किसे कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष कर को ही तो कहेंगे। अनु उत्पाद कर का मतलब जो हम समझते हैं टैक्स को अप्रत्यक्ष कर में रखेंगे। ये उत्पाद जो हो रहा है या किसी माध्यम से हम जो उत्पादन करते हैं या बिक्री करते हैं, बेचते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर के रूप में ही हम लोग करते हैं। डायरेक्ट तो नहीं करते कि जाके वहाँ डायरेक्ट बेच दीजिए। बैट जो होता है, जो मूल्य वर्धित हम पढ़े थे, उसी को कहते हैं। बैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो करने वाले जो थे एफ वॉन सीमेंस ने किए थे, 1918 में किए थे। देखिए, बैट सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि गलत समझना। मूल्य वर्धित कर जो है भारत में समिति पूछा है और यहाँ पे बैट सिद्धांत पूछा है, तो एफ वॉन सीमेंसन है। क्लियर हो गए? चलिए, क्या टैक्सेशन समझ गए, इष्टतम करारोपण का, जिसमें रैमसेस थे। अनु उत्पाद कर समझ गए कि अप्रत्यक्ष कर थे। बैट सिद्धांत भी बता दिए मैंने। अब देखिए यहाँ पे है आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के जो है करारोपण का विशिष्ट गुण है। देखिए, करारोपण का मतलब होता है टैक्सेशन ऐसे बोल दीजिए। तो ये जो है प्रगतिशील करारोपण होगा। क्या होगा? प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होगा। प्रगतिशील मतलब वही हुआ। चलिए, ये हो गया। अगर बात करें समसामयिक कर, तो समसामयिक टैक्स जो होते हैं कि श्रेणी जो है कौन से कर आते हैं, इसमें कौन से कर आएंगे, कौन से टैक्स आएंगे? तो उपकर भी आएंगे, क्योंकि समसामयिक है, दोनों आएगा। उपकर मतलब सेसेस और अधिभार मतलब सर चार्ज भी आएगा। तो सर चार्ज और सेसेस दोनों टैक्स आएंगे समसामयिक कर में। समसामयिक मतलब दोनों, एक नहीं, सम है, कुछ कुछ दोनों होंगे, ऐसे याद करिए। भारत में देखिए, भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार टैक्स लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो प्रोफेसर केल्डार ने दिया था। कौन दिया था? केल्डार जी दिए थे। केल्डार ने बोला कि उपहार पे भी टैक्स लीजिए, संपत्ति पे भी लीजिए और संपदा कर पर भी लीजिए। संपदा उसी में आ जाता है। केलकर समिति किससे संबंधित है भाई? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार के लिए है, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों में बोल सकते हैं, और टैक्सेशन के सुधार में है। तो प्रत्यक्ष करारोपण के सुधार में माना जाता है केलकर समिति को। मोड बैट तथा सेन वैट किससे संबंधित है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। केंद्रीय उत्पाद जो शुल्क होते हैं, टैक्स होते हैं, उससे संबंधित है। मोड बैट और सेन वैट ये दोनों। चलिए, ये बात हो गई। अगर पूछे राज्य स्तर पर बैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? तो बिक्री कर से हुआ था, मतलब व्यापार कर से हुआ था। क्लियर हो गया। अगर बात करें तो बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2005 और 6 में किया गया था। क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या
पैन के स्थान पर करदाता पहचान संख्या 3 प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो प्रोफेसर राजा जे चलैया समिति ने दिया था। समझ गए? पैन टिन प्रारंभ करने का सुझाव कौन दिया? तो राजा जे चलैया ने दिया था। ऐसे बोल दीजिएगा। अगर पूछ ले कि बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स जो शुरू हुआ वो कब हुआ? तो वर्ष 2005 और 6 में हुआ था। ऐसे बोल दीजिएगा। दूसरी बात कि समाधान योजना का संबंध जो है कर विवाद से है, ये हम जानते हैं। समाधान कहाँ होगा? जहाँ पे विवाद होगा, बहस होगा, तो कर टैक्स लगेंगे। तो क्या लगेंगे? विवाद टैक्स लगेंगे। क्लियर हो गए? या टैक्स विवाद बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये टैक्स से अगर सवाल आया है तो 100% छूटेगा नहीं, ये नई अकादमी वादा करता है। तो शुरू करते हैं बजट एवं राजकोषीय नीति। ये स्पेशली आपके लिए चल रहा है। तो बजट एंड राजकोषीय नीति को क्या कहते हैं? फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं और सिर्फ आपके लिए थोड़े से एक्टिविटी, थोड़े से शब्दों को हेर फेर करूंगा, कुछ शब्द को तोड़ूंगा, कुछ शब्द को मरोड़ूंगा और फन के साथ कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स का। इसमें मन से और दिल से पढ़ेंगे। जैसे टैक्स को पढ़े उस तरह इसको पढ़ेंगे। तो बजट सरकार का सर प्रमुख, ये बजट जो पढ़ाया जा रहा है करंट अफेयर नहीं, स्ट्रेटेजी के रूप में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? और करंट अफेयर भी इसका आएगा, एमसीक्यू वन लाइनर के साथ आएगा, सिर्फ करंट अफेयर। तो जल्द आ रहा है, वेट करेंगे, वॉच करेंगे। तो बजट सरकार का सर प्रमुख वित्तीय दस्तावेज है। बजट सरकार का सर प्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय, व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट का मतलब यही होता है कि जो वित्तीय दस्तावेज तैयार किया जाता है, जो खर्चा पर्चा होता है उसका, और ऊपर से आगामी वित्तीय वर्ष की, अगला जो वर्ष आने वाला है उसकी बात करता है। उसमें जो आय, व्यय, कितने खर्च हुए, कितने हो रहे हैं अभी, उसको सब जोड़ कर लाता है। वो आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, मतलब इकोनॉमिकल चीज को प्रस्तुत करेगा, है कि नहीं? हाँ, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं। सवाल बनता है कि बजट किस प्रकार का लेख है? मतलब बजट जो है किस प्रकार का लेख पत्र है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है, बताइए। तो हम बताएंगे सरकार की राजकोषीय नीति का है, मतलब राजकोषीय नीति का, तो गवर्नमेंट का राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। फिस्कल, फिसल जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। चलिए अब बात करते हैं कि भाई बजट है तो बजट का कोई पिता तो होगा, जनक तो होगा, एकदम होगा। तो देखिए भारतीय बजट का प्रणेता, प्रणेता मतलब होते हैं जनक। तो फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे कहा जाता है? मतलब भारत का फादर, बजट का फादर किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। किसे? जेम्स विल्सन को कहते हैं। और भी जानकारी लेते हैं। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो बजट का जो है पिता के रूप में भारत के जेम्स विल्सन को कहते हैं। और प्रथम बजट जो प्रस्तुत हुआ था 18 फरवरी 1860 में हुआ था, क्योंकि टैक्स वाला भी 1860 के नाम से चला था, है ना, शुरुआत हुई थी। जेम्स विल्सन का नाम आता है कि नहीं? लेकिन फादर कहा जाता है बजट के रूप में तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। और याद रखिएगा ये 1860 याद रखिएगा, 18 फरवरी 1860, 18 ईस्वी में है, 1860 ईस्वी में, 18 फरवरी ईस्वी में है, समझ जाइए। मतलब 18 फरवरी 1860 ऐसे याद कर लीजिएगा। बजट आया था भारत में प्रथम बार। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकारिता प्रदान करता है? अधिकारिता प्रदान करता है, अरे अनुच्छेद 112 यार, है कि नहीं? सॉरी मैं कॉमन लैंग्वेज में यूज किया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं थोड़े से फन करने के लिए ये शब्द उच्चारण किया। मेरे लिए सम्मान प्रिय हैं, कोई मेरे लिए जो है शब्द जो है आप ही हैं, सिर्फ आप मेरे शब्द हैं, तुम किसी के लिए नहीं मैं यूज करता, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। तो याद रखिएगा अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकारिता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 112 करता है। अनुच्छेद कौन सा करता है? 112 करता है। चलिए ये बात तो समझ गए। अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? तो हम बताएंगे R.K. षण्मुखम सेट्टी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सेट्टी द्वारा किया गया था। तो R.K. षण्मुखम सेट्टी द्वारा जो है किया गया था, वो भी स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट बताया जाता है।
चलिए ये बात हो गई। अगर मैं बात करूँ भारत में बजट जो है किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रति वर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है? 1 फरवरी को किया जाता है। तो भारत में बजट की तिथि को प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रति वर्ष 1 फरवरी को किया जाता है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। देख रहे हैं, भारत की अगर प्रथम पूर्णकालिक महिला पूछे पहली वित्त मंत्री कौन थी, तो हम बताएंगे निर्मला सीतारमण थी। अगर पूछे भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रति वर्ष मतलब 1 फरवरी को। चलिए और भी बातें करते हैं कि हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है? तो ब्याज भुगतान रही है। मद का मतलब होता है एक सहारा, सहयोग, सबसे सहायतापूर्ण, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो व्यय की सबसे बड़ी सहायक कौन सा रहा है संघीय बजट के लिए? तो ब्याज भुगतान सबसे सहायतापूर्ण रहा है, ये समझ जाइए, ठीक है। कुछ कुछ शब्द इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में जो है ठीक देता है, हिंदी में टेढ़ा दे देता है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा ही तो किया जाता है। और वित्त मंत्री हमारी महिला के रूप में अगर देखा जाए तो निर्मला सीतारमण है कि नहीं। तो भारत में बजट का जो राजस्व अनुमान है वो बताइए किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बताइए, तो निर्मला सीतारमण ही है, और कौन रहेंगी, है कि नहीं? एकदम सही। तो ध्यान रखना होगा आपको, था मैंने बोल दिया तो ऐसा मत कंफ्यूज हो जाएगा। 2019 से अभी तक हैं। अगर बात करें भारत का पहली अंतरिम बजट, ठीक है, अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962 से लेके 63 में किए थे। तो कौन किए थे? मोरारजी देसाई। कब किए थे? 62 से 63 में। क्या किए थे? तो भारत का पहला अंतरिम बजट प्रस्तुत किए थे। चलिए हो गया, समझ गए। अगर पूछे कि बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है भारत का? तो वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। चलिए ये भी समझ गए। और चलिए जानते हैं भारत में सार्वजनिक व्यय में योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया? तो हम बताएंगे 17-18 में। 17-18 के जो बजट आया था उसमें समाप्त कर दिया गया। जो योजनागत आते थे, गैर योजनागत आते थे, मतलब योजनागत वाला भी व्यय आता था और गैर योजनागत वाला भी आता था। तो जो योजना का जो खर्चा उर्चा व्यय होता था उसका वर्गीकरण जो होता था उसको समाप्त कर दिया गया 17-18 के बजट जो है बजट में। ज़रूरी भी था। चलिए तो बात हम सही है। अगर मैं बात करूं भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? अरे भाई, शून्य आधारित बजट की अगर बात करेंगे ना तो हम अपने राजीव गांधी को याद करेंगे जी। हमेशा याद रखिएगा, सोचना अपने मन से है, करना अपने मन से है। माध्यम मार्ग किसी और को बना सकते हैं, लेकिन विचार का अंतिम छंद जो है आपके होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। तो उसी तरह याद रखिएगा कि क्वेश्चन को जितना फिल करिएगा उतना क्वेश्चन आपका साथ देगा, ये 100% हम बोल के चलते हैं, ठीक है। तो चलिए तो सुन लीजिए, तो भारत में शून्य आधारित बजट जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। कौन किए थे? राजीव गांधी। चलिए ये बात है। और सुनिए, शून्य आधारित बजट का जनक, शून्य आधारित बजट का जनक, ये तो हम समझ गए भाई, शून्य आधारित बजट जो है हमारे राजीव गांधी जो है भारत में किए थे। चलिए इनकी बात तो हम समझ गए, इनकी भावना को समझ गए। लेकिन शून्य आधारित जो बजट है इसका जनक कौन है भाई? तो जनक जो है पीटर ए पॉयर है। कौन है? पॉयर जी। पायर बोल दीजिए, पॉयर बोल दीजिए, आपसे याद करने से मतलब है। तो पीटर ए पॉयर को माना जाता है, क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। किसका? शून्य आधारित बजट का। सर्वप्रथम जो है वर्ष 1973 मतलब 1973 का बात करेंगे, 1973 में जो है अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में, कहाँ? अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में 1973 में जीरो बेस्ड, याद रखिएगा, जीरो आधारित बजट, जिसे हम वहाँ पे इंग्लिश में ना बोलेगा भाई, अमेरिका ना है, तो जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब बजटिंग को अपनाया गया।
कब अपनाया गया? 1973 को। कहाँ अपनाया गया? अमेरिका में। अमेरिका की कहाँ से जगह पे? जॉर्जिया प्रांत में। कौन सा चीज़? ज़ीरो आधारित मतलब बजटिंग अपनाया गया, मतलब इसे शून्य आधारित बजट बोल दीजिए और क्या, है कि नहीं? ज़ीरो बेस्ड बजटिंग उसी पे आधारित है। तो बाद में इससे अमेरिका के संघीय बजट मतलब 1979 में क्या हुआ कि संघीय बजट के रूप में अमेरिका में भी अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987 से लेके 88 के आम बजट में लागू किया गया था। इतना तो समझ गए कि अमेरिका जो है, अमेरिका के जो संघीय बजट आया था जब 1979 में, उसमें क्या हुआ कि अपना लिया, संघीय बजट को अपना लिया था अमेरिका। अब भारत में अगर पूछे कि भारत में इसे कब अपनाया, ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम अपनाया गया था 1987 से लेके 88 के आम बजट में लागू किया गया था। आम बजट में लागू करने की बात करेगा तो 1987-88 में भारत में सर्वप्रथम लाया कौन? राजीव गांधी। ये भी याद रखिएगा, तो उसी समय की बात होगी। चलिए ये तो हम क्लियर हो गए। और बात करते हैं तो देखिए भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? तो हम जानते हैं मोरारजी देसाई का नाम आता है भाई। भारत में सर्वाधिक अगर बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री अगर है तो है मोरारजी देसाई जी हैं, याद रखिएगा। अभी मोरारजी देसाई से एक सवाल और बना था, क्या बना था पता है? भारत का पहला अंतरिम बजट प्रस्तुत करने वाले हैं मोरारजी देसाई। समयकाल 62 से 63, है कि नहीं? याद रखना है। अगर बात करेंगे हम लोग निष्पादन बजट, जिसे परफॉर्मेंस बजट भी कहा जाता है। परफॉर्मेंस दिखाइए और बजट को प्रस्तुत कीजिए, तो हो गया परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा जो है किस देश से ली गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और क्या, कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। चलिए ये भी बात है, निष्पादन बजट हो या परफॉर्मेंस बजट बोल दे तो आपको क्या लगा के आना है? अमेरिका को टिक लगा के आ जाना है। भारत में आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो अरे भाई वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री के सिवा कौन होगा? कोई नहीं होगा, वित्त मंत्री है। चलिए ये तो हो गया, मतलब वित्त मंत्री के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा होता है। सरकार की जो आय है, व्यय है, ऋण है तथा करारोपण जिसे टैक्सेशन बोलते हैं से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती है। क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति कहलाती है, मतलब फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। फिस्कल पॉलिसी बोल दीजिए, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी कहलाती है, बस इतना ध्यान रखना है। अब फिस्कल पॉलिसी है, आगे भी जानते हैं। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्री निर्धारित करेगा। तो राजकोषीय नीति को भी वित्त मंत्री ही करेगा। तो बजट पढ़ रहे हैं, राजकोषीय नीति पढ़ेंगे तो वित्त मंत्री को तो याद रखना ही होगा। और सुनते हैं राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या हैं? बताइए। राजकोषीय नीति के अगर 4 मुख्य पक्ष पूछे क्या है तो हम बताएंगे संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, मतलब आय तो करेगा ना भाई, वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास, ये दोनों का ध्यान रखता है। तो राजकोषीय नीति जिसे हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, उसका 4 मुख्य पक्ष अगर पूछे कि कौन कौन है तो हम बताएंगे संसाधनों का आवंटन करने का काम भी है भाई राजकोषीय नीति का, आय का वितरण भी करेगा। राजकोषीय नीति का मतलब है कि वहां से खर्चा निकालिए दीजिए, है कि नहीं? आर्थिक स्थिरता को कंट्रोल करना है, यही राजकोषीय नीति ही करेगा, नहीं तो ये अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं? आर्थिक विकास करने का काम भी भाई इसी का है, डेवलपमेंट तो करेगा ना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो राजकोषीय नीति का ही काम है। बजट पेश कर दिया तो इसी के माध्यम से ना होगा जी। राजकोषीय नीति में क्या बचा है क्या नहीं बचा है ये भी तो है, ये याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रखता हूं मैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते, क्वेश्चन तो यही पूछेगा जो दिया हुआ है कि नहीं? इसका एमसीक्यू भी लाने जा रहा हूं जल्द ही जल्द। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? राजकोषीय घाटे का है। ये भी जान लीजिए, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका रहता है घाटे में? तो समझ जाइए राजकोषीय घाटे का ही रहता है, मतलब फिस्कल पॉलिसी जो होते हैं उसी का है। चलिए ये तो बात है। अगर बात करें कि वर्ष 1920 और 30 की बात करते हैं, मतलब 1920-30 को याद करते हैं कि बृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? तो प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किंग्स ने दिया था। मेनार्ड किंग ने दिया था, किंग्स बोलते, किंग्स ने दिया था। क्लियर हो गए? ऐसे बोलूंगा तो याद हो जाएगा ना। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति मतलब लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी, लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो हम बताएंगे बीपी सिंह द्वारा किया गया था।
किसके द्वारा? बीपी सिंह द्वारा किया गया था। किसकी बात की गई थी? तो लॉन्ग टर्म की बात की गई थी, फिस्कल पॉलिसी की बात की गई थी भारत में। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो हम बताएंगे वर्ष 2003 में किया गया था। अच्छा, तो वर्ष 2003 में क्या किया गया? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लाया गया भारत में 2003 में, है ना? याद हुआ? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा कॉमेडी, थोड़ी सी मेरी भाषाओं का उथल पुथल आपको याद करवाएगा, ये मैं जानता हूँ। बस आप भरोसा रखें मुझ पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच जो आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और मेरी वीडियो को तहे दिल से सम्मान देते हैं। थैंक यू। केंद्र सरकार के, पता है आपका कमेंट जो है मेरे चेहरे का स्माइल बदल देता है, खूबसूरती बना देता है, मेरे चेहरे को चमक बना देता है, सिर्फ आपके एक कमेंट का पॉजिटिविटी में। थैंक यू वेरी मच। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे मद से की जाती है, तो घरेलू उधार से की जाती है। मद मतलब पूर्ति जो है, मद मतलब मदद, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है? मदद से की जाती है, तो घरेलू उधारों से की जाती है। तो केंद्र सरकार का जो बजट है, बजट में राजकोषीय जो घाटे होते हैं उसका बड़े भाग की पूर्ति कैसे होगी? तो घरेलू उधारों से होगी, ऐसे नहीं होगा, समझ गए? चलिए, सहायता बिना नहीं हो सकता ना। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं FRBM एक्ट बोलते हैं। अधिनियम मतलब एक्ट, कब आया था? 2003 में। देखिए रिपीट कर दिया, मतलब राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन को FRBM बोला जाता है, वही बोला जाता है। और कब पारित हुआ था भारत में? 2003 में। यही क्वेश्चन ऊपर देखिए 2003 में ही है, लेकिन शॉर्ट में नहीं दिया था, हो सकता है शॉर्ट में दे दे। FRBM एक्ट जो है कब पारित हुआ था भारत में? तो 2003 में, क्योंकि इसी का नाम है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। क्लियर? चलिए और सुन लीजिए, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटे के बराबर होगा ना जी, एकदम होगा, राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। चलिए ये भी समझ गए। ऐसे व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता है, क्या कहलाता है? तो ये राजस्व व्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राजस्व व्यय कहलाएगा। चलिए सही बात है। अगर केंद्रीय बजट में चालू खाते मतलब करेंट अकाउंट जो चलता है, चालू खाते के व्यय की सबसे बड़ी मद मतलब मदद है, ब्याज भुगतान है। मद मतलब होता है मदद, सहायता, सहयोग, और क्या बोल सकते हैं, ठीक है? तो एक माध्यम बोल सकते हैं, तो ये ब्याज भुगतान ही है। तो चालू खाते के व्यय की सबसे बड़ी क्या है? ब्याज भुगतान ही मददगार होता है, याद रखिएगा, वो भी केंद्रीय बजट में होता है। तो चालू खाते को क्या बोलते हैं? एक करेंट अकाउंट बोलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? घटते हुए बताना है। तो देखिए राजकोषीय घाटा तो होगा, उसके बाद आगम घाटा जो आने वाला घाटा है वो घाटा होता है, और प्रारंभिक घाटा, दोनों। तो आगे प्रारंभिक घाटा, आगम घाटा, राजकोषीय घाटा, ऐसे बता दीजिए। क्लियर? चलिए आगे बात करेंगे कि लिखा हुआ है निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है? तो उच्चतर निर्यात ऋण वितरण है। तो उच्चतर जो निर्यात ऋण वितरण है उसी को कहते हैं निर्विक कहा जाता है। तो राजकोषीय घाटे को फिस्कल डिफिसिट बोला जाता है, फिस्कल बोलते हैं, फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं। की अवधारणा वर्ष 1985 में याद रखिएगा सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। तो राजकोषीय घाटा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। समझ गए? सुखी थे बेचारे, इसलिए राजकोषीय घाटे को प्रस्तुत किए। चलिए मैं मानता हूं कि आप जो भी शब्द पढ़ते गए, मैंने कुछ नहीं बताया तो बता देता हूं, यहाँ पर सुनिए क्या बोलेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, राजकोषीय घाटे को अंग्रेजी में बोला जाता है, ठीक है? तो फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर जो भी प्रतिफल होंगे, मतलब घटाने पर जो प्राप्त प्रतिफल है
को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? तो प्राथमिक घाटे की संज्ञा दी जाती है और घाटे मतलब होता है डेफिसिट, तो मतलब प्राइमरी डेफिसिट बोलेंगे। प्राथमिक घाटे को भी प्राइमरी डेफिसिट बोलेंगे। तो राजकोषीय घाटे में ब्याज जो भुगतान होता है और भुगतान को घटाने पर जो प्रतिफल होते हैं, फायदे होते हैं या घाटे होते हैं, जो फल मिलता है, ठीक है, वो हम किस संज्ञा से या किससे तुलना करते हैं? तो हम प्राथमिक घाटे से तुलना करते हैं, मतलब प्राइमरी डेफिसिट से तुलना करते हैं। चलिए ये हो गए। अगर मैं बात करूं किसी वित्त वर्ष में, मतलब जो वित्तीय वर्ष है, तो किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो राजस्व घाटा कहा जाता है, मतलब डेफिसिट कहा जाता है। तो रेवेन्यू रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं या डेफिसिट कह दीजिए। तो याद रखिएगा, राजस्व घाटा को इंग्लिश में अगर दे दे तो रेवेन्यू बोला जाता है, ये भी दे देता है कभी कभी, तो उसे डेफिसिट कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं, जो कहना है कह दीजिए। चलिए आगे बात करें राजस्व घाटे में। राजस्व घाटे को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मतलब ग्रांट को घटाने पर क्या प्रभाव जो है प्राप्त होता है? तो हम बताएंगे प्रभावी राजस्व घाटा जो है प्राप्त होता है, रेवेन्यू डेफिसिट प्राप्त होता है। वही प्रभावी, समझ गए? प्रभावी राजस्व घाटे, ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो हम जानते हैं लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है, जिसे पब्लिक अकाउंट कमिटी कहा जाता है। इसी के द्वारा क्या किया जाता है? रेवेन्यू डेफिसिट का जो है प्रभाव प्रस्तुत किया जाता है। पॉलिसी कट बोल दीजिए, प्रस्तुत किया प्रस्ताव है ये। तो याद रखिएगा कि संसद में जो बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में अगर पूछे कि मांग की राशि को घटाकर ₹1 करने को क्या कहलाएगा? तो नीति कटौती प्रस्ताव कहलाएगा, बस इतना जान लीजिए। पॉलिसी कट कहलाएगा, बस इतना जान लेना है। अगर पूछ ले कि भारत में परिणामोन्मुख बजट जो होता है, आउटकम बजट जिसे बोलते हैं, इतना बड़ा हिंदी दे दिया, परिणामोन्मुख, उन्मुख ऐसे बोलते हैं बजट, तो आउटकम बजट बोलेंगे। पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो हम बताएंगे वर्ष 2005 में किया गया था। वर्ष 2005 में किया गया था, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्या किया गया था भाई 2005 में? अरे भारत में आउटकम बजट आया था ना, इसलिए प्रस्तुत किया गया था भाई, ऐसे याद कर लेंगे। अच्छा जी, देखिए वित्तीय वर्ष 1973 याद करिए। चलिए 1973 में हम चलते हैं। तो मान लीजिए वित्तीय वर्ष 1973 से लेकर 74 तक हम चल रहे हैं। अब चलने के लिए पेश किए गए आम बजट, जो आम बजट होते हैं हम लोग के लिए, आम बजट को क्या कहा जाता है? ब्लैक बजट कहा जाता है, जो कि आप देखे होंगे ब्लैक बजट, है ना, आता है हमेशा ब्लैक बजट। चलिए आम बजट है। शून्य आधारित बजट, जिसे जीरो बेस्ड बजट बोला जाता है, जो कि अमेरिका सबसे पहले अपनाया था, याद है ना? याद होगा। चलिए, तो और भारत में कौन लाए थे शून्य बजट को? हमारे राजीव गांधी जी लाए थे ना, याद हो गया होगा। चलिए, तो हम जानते हैं कि भारत अपनाया कब था पता है? 1987 से लेके 88 के बीच अपनाया था, है ना? याद आया होगा। चलिए, अगर मैं बात करूं शून्य आधारित बजट की, तो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्यास्त बजट के नाम से जाना जाता है। सनसेट बजट है ये। शून्य आधारित मतलब कि सनसेट। हमारा जीवन भी क्या है? शून्य है। शून्य से शुरू करते हैं। जब जन्म होती है तो हम तो शून्य रहते हैं, कुछ ना ज्ञान है ना अनुभव है, कुछ नहीं। वो जो भी मिला है उस शून्य आधार पे ही चलते हैं। जैसे जैसे लोगों को देखते हैं, आसपास को लोग देखते हैं, सीखते जाते हैं, वही आत्मसात करते हुए, ज्ञान लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उसी बीच में हमें पढ़ना है, नौकरी लेना है, आगे का फ्यूचर का प्लानिंग भी करना है। तो यही होता है शून्य आधारित बजट। भी समझिए कि शून्य मतलब जीरो, जीरो से शुरू किए हैं तो सूर्यास्त बजट ही कहलाएगा ना। अंत कब होगा? जब हमारा मृत्यु होगी, है ना? शून्य भी तो वही है ना, धरती पे आए थे जीरो बन के, जाएंगे भी जीरो बन के, तो सनसेट हो गया कि नहीं? चलिए और भी बातें करें। चलिए बात करते हैं भाई। सूर्यास्त बजट तो हम जान गए, शून्य आधारित बजट को कहा जाता है, हम समझ गए। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम, जिसे हम पता है DICG बोलते हैं, सी बोलते हैं, मतलब DI, ठीक है, CGC बोलते हैं। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ता, जो जमा करते हैं, जमाकर्ता कहलाएगा। के लिए जमा राशि बीमा, जो जमा राशि बीमा होता है, का दायरा अगर बढ़ाकर कितना किया गया तो 5 लाख रुपया कर दिया गया, मतलब 5 लाख रुपया भाई हो गया है। टेंशन नहीं है कि वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण
नया जो टैक्स है उसके रूपन, वर्तमान कर ढांचे जो टैक्स है ढांचे में सुधार या उस रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं तो उसे वित्तीय विधेयक द्वारा कहा जाता है। अच्छा जी, मतलब वित्त मंत्री जो हैं वो क्या किए पता है, विधेयक द्वारा क्या करते थे कि वित्त विधेयक द्वारा, ये भी जान लीजिए, वित्त मंत्री वित्त विधेयक द्वारा क्या किए, नए करों का रोपण करते हैं, मतलब नया कर लाने का जो है, नया कर अरे नया कर लाए, ठीक है। अब वर्तमान कर का क्या किए कि उस ढांचे के आधार पर सुधार करेंगे, जो वर्तमान में चल रहा है उसका थोड़ा सा सुधार करेंगे, नया अगर लाना है तो ज्यादा नहीं करेंगे, उसी में थोड़ा सा, वही अनुमोदित कह देते हैं। देख के समझ के भाई, हाँ चलिए इसको आगे थोड़ा बढ़ाइए और थोड़ा इसमें परिवर्तन लाइए और कुछ बढ़ा दीजिए, ये हो गया, या थोड़ा कम कर दीजिए, बस सही है। तो ये वित्त मंत्री के वित्त विधेयक द्वारा लाया जाता है। चलिए ये तो हो गया। विनिर्माण हो गया भाई, विनिर्माण की शुरुआत हो गई। विनिर्माण क्षेत्र में नए कंपनियों के निर्माण का मतलब कि ठीक है, अब विनिर्माण मतलब एक नया कंपनी के रूप में स्थापित होगा, एक नया कंपनी आएगा या पुरानी कंपनी का ही फिर से निर्माण होगा, इस तरह से आप समझ जाइए। तो नई कंपनियों के लिए निगम कर दर, निगम कर को क्या बोलते हैं पता है, कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है ना, रेट बोल दीजिए। तो निगम कर की दर जिसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट बोलते हैं को कम करके किस स्तर पर लाने का जो है निर्णय लिया गया, तो 15% पर लाने के निर्णय लिया गया। देखिए पहले होगा बढ़ा हुआ, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम बताएंगे भाई 15% कर देते हैं, जिससे आसानी से हो जाएगा। और ये काम करेगा भाई कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ये कम कर देगा नई कंपनी वालों के लिए सहायता के रूप में, कि भाई जाइए नया कंपनी बनाइए, हम मदद करते हैं, जाइए, है कि नहीं, ऐसा हुआ। किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोत से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं, तो सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। सार्वजनिक ऋण मतलब नॉर्मल बात है, सार्वजनिक ही होगा, सबके लिए होगा, है ना, ये ऋण है। तो किसी वित्तीय वर्ष में जो है बजटीय जो व्यवहार होते हैं, बिहेवियर जो होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए होते हैं। केंद्रीय बजट 2024 और 25 के अनुसार पूंजीगत व्यय जो कैपिटल, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, व्यय मतलब इंटरेस्ट, खर्च हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, अरे बाप रे बाप, करोड़ रुपया का जो है किया गया है। और जीडीपी अगर पूछेगा तो 3.4% किया गया है जीडीपी। अच्छा तो कितना, तो 11 11 1 1 1 ट्रिपल 1, सोचिए सिर्फ याद रखिए 1 1 1 1 1 1 1, मतलब 3 1 तो इधर है, 4 1 है, मतलब 7 वो 1 है, मतलब आपका तो लकी डे है आज भाई, ट्रिपल 1 ही 1 दिख रहा है, बिगनिंग का लाइफ है। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी के लिए ये सब चीज़ों का जानकारी रखना आवश्यक होता है। हो काम होता है या नहीं होता है ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना अवश्य जानते हैं कि वास्तविक जीवन में अगर हम पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं तो इसी तरह का नंबर का हम सहारा लेते हैं कि आपके भविष्य में है क्या, ये होता है। और कोई वो भी अपनी जगह पे सही है, आप अपनी जगह पे सही हैं, आपकी सोच आपकी जगह पे सही है, बस यही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हर क्षेत्र में है, वो माध्यम है पॉजिटिविटी का। अगर वो उससे पॉजिटिविटी मिलती है तो अच्छा है, अपनाइए और आप आगे बढ़ सकते हैं, गलत नहीं है, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। बजट 2024 और 25 में कृषि एवं बागवानी फसलों की उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल कितनी किस्में जारी करने की घोषणा की गई है, तो कुल 32 फसलों की जो है 109 किस्में बताई गई है। कुल कितने 32 फसल होंगी और 32 में 109 किस्म का होगा, समझ गए। 32 फसलों में किस्म अगर पूछे, वैरायटी पूछे तो 109। और कौन से बजट, 2024-25 के बजट, कृषि और बागानी फसलों के लिए उच्च पैदावार बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूल बताया गया है फसलों का बात, तो 32 फसल 109 किस्म घोषणा की गई है भाई। तो आप लगा सकते हैं, मुझे तो लगता है कि फूलों का बागान लगाइए, अभी बहुत ही भक्ति चल रही है, जीत जाइएगा, फूल के बागान लगा के कमा लीजिए। चलिए, केंद्रीय बजट के अनुसार EPFO में पंजीकृत पहली बार रोजगार जो है पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ जो है अंतरण मतलब DBT दिया जाएगा। इस योजना का पात्रता सीमा कितनी रखी गई है, तो 1 लाख रुपया मासिक रखी गई है। क्या रखी गई है, मासिक 1 लाख रुपया, समझ गए। चलिए, बजट के अंतर्गत सरकार ने प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियुक्ति जो होते हैं, नियुक्तों के EPFO
जो ईपीएफ होते हैं, पैसा जिसमें होते हैं, अंशदान के लिए 2 वर्षों तक कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की घोषणा की है? तो 3000 प्रति माह की घोषणा की है। तो 3000 आपको इसके माध्यम से ऐसे अंशदान दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है, 2 वर्षों तक याद रखेंगे। केंद्रीय बजट जो 2024 और 25 में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की गई है? तो 20 लाख, 5 वर्षों में 20 लाख का घोषणा किया गया है बजट 2024 और 25 के हिसाब से। चलिए ये भी बात है। अगर बात करें बजट 2024 और 25 में युवाओं को जो है घरेलू संस्थाओं में जो है उच्चतर जो शिक्षा है हेतु कितनी राशि की ऋण वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है? तो 10 लाख रुपए की गई है। देखिए ये बुक के हिसाब से जो है आपका जो स्टैटिक जीके के रूप में है, करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना, हो सकता है आंकड़े बदल जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसलिए पढ़ते जाते हैं। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं हेतु केंद्रीय बजट को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 3 लाख रुपए। देखिए ये 24 और 25 का है, 25 और 26 का जो आया है उसका नहीं है ये, ठीक है, तो उसका मैं करंट अफेयर में मैनेज करूंगा और वीडियो मैंने किया है एमसीक्यू, देख लीजिएगा उसका। जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु बजट 2024 और 25 में कौन सी योजना आरंभ करने की घोषणा की गई है? तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की बात कही गई है। और ये सवाल पूछता है, ये स्टैटिक जीके में आएगा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो चला है कौन से बजट के अनुसार चला है? 24 और 25 के अनुसार चला है। जनजातीय जो समुदाय है उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आया था योजना। चलिए, केंद्रीय बजट में मुद्रा योजना की जो है तरुणा क्षेत्री के अंतर्गत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 20 लाख रुपया कर दिया गया है। किसके अनुसार? 24-25 के अनुसार। ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि बजट 2024 और 25 में जो है किन 2 मंदिर कॉरिडोर के विकास हेतु सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो विष्णुपद मंदिर जो देख रहे हैं अभी जो आने वाले हैं कुछ समय में पीएम, इसी विष्णुपद मंदिर बिहार गया में है ना, और महाबोधि मंदिर बिहार, ये दोनों का जो है रखा गया है। तो मंदिरों का कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है और शिलान्यास है, आप जानते हैं। और जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय जो पर्सनल जो इंटरेस्ट होता है, पर्सनल खर्चा होता है, अथवा निवेश में कमी, जो निवेश होता है इन्वेस्टमेंट में जो कमी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। क्राउडिंग आउट प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अगर किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटे पेश किए गए हैं? तो वर्ष 2011 और 12 के बजट में पेश किया गया है प्रभावी राजस्व घाटा प्रभावित किया गया है, बताया गया है। चलिए ये तो हो गए। और थोड़ा सा जान लीजिए कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा, राजकोषीय घाटे को तो मैंने बताया ही है, क्या बोलते हैं इसे बताइए? तो हम जानते हैं फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, डेफिसिट बोला जाता है राजकोषीय घाटे को। तो इसका जो है वर्ष 1985 में हम जानते हैं सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, सुखमय चक्रवर्ती, जो कि मैंने पॉइंट में बताया था। चलिए ये हो गया और थोड़ा सा जान लीजिए और खत्म हो जाएगा। देखिए, राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? राजकोषीय नीति जो कि फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। ये बताइए, ये प्रभाव जो है, उपयोग जो है, उपकरण जो है प्रयोग में उत्पन्न करती है? तो बजट, कर, सार्वजनिक व्यय और ऋण के लिए करती है। ये भी सही है। अगर पूछा जाए कि आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो करों के वृद्धि के लिए अपनाया जाता है। तो करों की वृद्धि के लिए अपनाया जाता है। राजकोषीय नीति जिसे फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है, का आरंभ जो है किस वर्ष हुआ था? 1936 में हुआ था। ये डायरेक्ट सवाल पूछता है और बीबीए क्वेश्चन है, तो 1936 में होता है। अगर पूछे केंद्रीय बजट 2024 और 25 के अनुसार 24 और 25 के लिए राजकोषीय घाटे किस स्तर पर स्थित रखा गया है? तो 4.9% रखा गया है। 4.9% रखा गया है 2024 और 25 के अनुसार से। अब 25 और 26 में क्या रखा गया है आप कमेंट कर सकते हैं, तो करिएगा। करंट अफेयर अगर देखे होंगे तो किन्हीं का वीडियो तो जरूर करिएगा, उससे फायदा होता है। और लास्ट अंतिम जो पॉइंट हमेशा बताता हूँ कि जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। किसे? जॉन मथाई को वर्ष 1950 मतलब 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश किए थे जॉन मथाई। क्लियर हो गए? तो चलिए ये हो गए हमारे कर और वित्तीय, राजकोषीय वित्तीय खत्म हो गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा कृषि संबंध क्षेत्र आएगा, जिसे एग्रीकल्चर एवं
एलिफेंट सेक्टर। देखिए और बता दूँ जितना हो सके इंस्टाग्राम को फ़ॉलो कीजिए। फ़ॉलो कीजिएगा तो मैं अपडेट देता रहूँगा, हो सकता है जो-जो पढ़ाऊँगा वो अपडेट हमेशा दूँगा। जो भी एग्ज़ाम तैयारी करते हैं उसका अपडेट भी मैं इंस्टाग्राम पे दूँगा। और टेलीग्राम को जॉइन कीजिए, नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र के नाम से तीनों है टेलीग्राम से। याद रखिएगा बहुत सारे फ़ॉल्स भी चैनल बन चुके हैं मेरे नाम से, तो ध्यान रखना है नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र और नलिनी अकाडमी 2.0 ठीक है? चलिए जय हिंद, जय भारत।